अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफ़ा बता दें आवाज़ क्लियर आ रही है? आयशा, फैज़ान, शाजिल। ठीक है। अच्छा जी, तो चाबी कहाँ डाल दी यार मैंने? आज काफ़ी न्यू फेसेस दिख रहे हैं। और ये फेसेस कहाँ थे? वही फर्स्ट क्लास में। अच्छा, सही है। तो पहले इनको जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? एमिश। क्या स्पेलिंग है? अच्छा अच्छा, बड़ा ही डिफरेंट सा नाम है। क्या बैकग्राउंड है भाई? साइंस से हो, कॉमर्स से हो? प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, कहाँ से किया? सही। तो आप कराची से नहीं हैं? इर्तिज़ा नाम है। इर्तिज़ा, आप भी कराची से नहीं हैं, है ना? अच्छा, माशाल्लाह। तीनों दोस्त हैं आप? सही सही सही। तीनों टिंडो मोहम्मद उधर से ही हैं। अच्छा, आप तीनों का प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है? सही है। आप तो पुराने ही हैं। आपका क्या नाम है? सही। क्या बैकग्राउंड है आपका? भी इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल से हो? सही है। गर्ल्स में भी आप भी न्यू हैं। क्या नाम है आपका? शिज़ा। शिज़ा क्या इंटरमीडिएट कहाँ से किया था? बहरिया कॉलेज से किया था। क्या फील्ड रही थी आपकी? मेडिकल रही थी। ठीक है। हमारे पास सारे मेडिकल इंजीनियरिंग माशाल्लाह भरे हुए हैं कि ये वो वाले मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो भी मासूम मायूस होकर इधर उधर से आते हैं, या फिर ये ख़ुद डिसाइड करके आए हैं कि हमने सीए करना है? ख़ुद डिसाइड करके आए हैं। चलिए, अच्छी बात है। आप भी न्यू हैं? आप आई थी। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ, आपने कहाँ से किया था इंटर अपना? सही। आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है? मेडिकल है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो क्लास लेते रहें। आप न्यू हैं? क्या नाम है आपका? उरूज। उरूज, आप बताइएगा अपने बारे में। सही। ठीक है। हाँ जी। हुज़ैफ़ा। फ़र्स्ट क्लास है आपकी भी? क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपना। ठीक है जी। अच्छा, तो हम भूल जाते हैं हमारी फ़र्स्ट क्लास हुई थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आज पहली दफ़ा क्लास ले रहे हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे ही लेकर चलेंगे कि आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। अच्छा देखें, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आप लोगों का जो जनवरी बैच है उसमें स्कीम चेंज हो गई है और अब आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं पीआरसी के अंदर। लेकिन आईकैप इतना रहमदिल नहीं है कि वो आपको 5 से 3 सब्जेक्ट इस तरीके से कर दे। वो बेसिकली उसने मर्ज करा है। आईटीबी जो पहले हुआ करता था, अभी भी है बेसिकली, और आपका प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स मर्ज किए गए हैं और बिज़नेस एंड इकनॉमिक इंसाइट्स के नाम से। और बाकायदा इनकी 2 अलग अलग बुक्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बुक है, 2 अलग बुक हैं, यानी 2 ही सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, पेपर आप एक देंगे, बस कुछ इस तरह का है। ठीक है ना? अच्छा, सिलेबस में बहुत स्लाइड सा चेंज आया है। अभी लास्ट टाइम मेरे पास बुक यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुई थी। ये वॉल्यूम 2 है जो कि रिलेटेड टू इकनॉमिक्स है। ठीक है ना? अब पीआरसी 3 का नाम क्या हो गया आपका? बिजनेस एंड इकनॉमिक इंसाइट, क्योंकि इसमें 2 आपने सब्जेक्ट्स को मर्ज करा है। अच्छा, जो सिलेबस हमने कवर करना है वो आईकैप के अकॉर्डिंग ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है। और मैं आपको लास्ट क्लास में भी इस हवाले से बता रही थी कि बेसिकली इसमें भी आईकैप ने सिलेबस में कोई ख़ास ये नहीं किया कि भाई सिलेबस कम कर दिया हो क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स मर्ज हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रीवियसली अभी जो मैं बैच 1 और 2 पढ़ा रही हूँ नवंबर बैच के, उनके पास 13 चैप्टर्स हैं, आपके पास 11 चैप्टर्स हैं। लेकिन ये भी आप जो देख रहे हैं चैप्टर 5, ये बेसिकली 2 चैप्टर्स का मर्जर है एक तरीके का।
तो अगर देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर जो है सब रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट से रिलेटेड बड़ा अच्छा सा चैप्टर था, लेकिन उसको इन्होंने जो है वो यहाँ से हटा दिया है। बाकी ओवरऑल पूरा वही सिलेबस है, ठीक है ना। बिजनेस का के साइड का जब हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि उसके सिलेबस में क्या चेंजेस आई हैं और फिर उसको हम आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि तरीक़ेकार मेरा क्या, किसी ने देखा है फर्स्ट क्लास? कोई देखकर आया है या फिर देखकर आए हैं? चलें। मैंने ये तरीक़ेकार अपना बताया था कि भाई हमारा ये होता है कि ये तो बुक है जो हमने फॉलो करनी है, ऑब्वियसली ICAP ने हमें प्रोवाइड करके दी है, और हमारा MCQs बेस्ड पेपर है, ठीक है ना। तो MCQs में आपको पता है कि कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं हो सकती, ठीक है ना। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि भाई फ़लाँ चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट ज़रूर हो सकता है कि कोई चैप्टर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे ये नहीं कहा जा सकता कि इस चैप्टर से ज़्यादा MCQs आएंगे, इस चैप्टर से कम MCQs आएंगे, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि ICAP का जो अब तरीक़ेकार है वो ऐसा भी होता है कि वो कोई भी एक लाइन भी उठा के आपको दे देता है, कोई सेंटेंस दे देता है उठा के, तो आपने क्या करनी है, बुक को अच्छे से रीड करना है, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली नहीं करते, ठीक है ना। क्यों नहीं करते, उसकी शायद एक रीज़न ये भी है कि मैं थोड़ी सी आसानी के लिए स्टूडेंट्स की, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था कि मैंने चैप्टर वाइज समरी नोट्स बनाए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है बस वही जो है ना वो रीड कर लेते हैं, लेकिन उस समरी नोट्स में ऑब्वियसली सारी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्रक्स थे, वो मैंने एक जगह पे कर दिया है, ठीक है ना। तो आपने उन समरी नोट्स को तो आपके हेल्प के लिए हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बुक को ज़रूर रीड करें, ठीक है, ताकि आपको जो डिटेल में कॉन्सेप्ट है वो बुक के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है जी। तो ये आ गए मेरे नोट्स, जिसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और फिर हमने कहा था कि भाई अगर एक बच्चा इकोनॉमिक्स की सारी क्लास लेता है, प्रॉपर लेक्चर लेता है, उसको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, लेकिन वो MCQ उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसके लिए पेपर पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हर चैप्टर के जो है वो सेपरेट MCQs तैयार किए हुए हैं, और ये MCQs ऐसे MCQs हैं कि आपकी सारी मेहनत मैंने कर ली है, यानी हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने MCQs पॉसिबिलिटी है कि वो पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने एक ही जगह पे कंबाइन कर दिए हैं। तो ये चैप्टर 1 के MCQs हैं, लास्ट में आंसर की गिवन है, हम जो है वो किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, जब मैं क्लास में कॉन्सेप्ट करवा दूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि भाई आप अब 1 से लेकर इतने MCQ सॉल्व कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट के तौर पे, होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, आप नेक्स्ट डे करके आएंगे, आपको किसी MCQ में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। तो हम साथ साथ MCQ सॉल्व करेंगे, और चैप्टर के एंड में हम क्या करेंगे भाई, क्विज़ रखेंगे अपना, ठीक है ना। जैसे आज भी हमारा नवंबर बैच का क्विज़ है चैप्टर 3 का, तो हम क्विज़ रखेंगे। अच्छा, क्विज़ में ये होता है कि जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनका भी क्विज़ होगा, जो फिज़िकल आ रहे हैं उनका भी क्विज़ होगा सेम टाइम पर। फिज़िकली तो जाहिर है मैं आपको दे दूंगी, यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं गूगल फॉर्म पे लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ जिसके थ्रू क्विज़ हो रहा होता है, और वो लिंक आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, यानी आप बाद में भी उस लिंक के थ्रू क्विज़ को बार बार अटैम्प्ट करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम तक आपके पास वो लिंक होगा, आप बार बार उसको री अटैम्प्ट करके देख सकते हैं कि भाई आपकी मिस्टेक्स कितनी कम हो गई हैं, ठीक है ना। होता है ना, फर्स्ट टाइम में आपके काफ़ी सारे MCQs गलत हुए, फिर आपने उसको दोबारा से री अटैम्प्ट करा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, तो ये प्रैक्टिस जो है ना ये आपकी होती रहेगी, ठीक है। तो ये वो तरीक़ेकार था, मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। अच्छा जी, इब्राहिम क्या कह रहे हैं, नहीं इब्राहिम आपकी मर्ज़ी है, कोई आपको रोक नहीं रहा, आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे ही कॉन्सेप्ट ले चुके हैं, आप लेना चाहते हैं क्लास आप ले लें, और अभी तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इट्स अप टू यू। ऐसा लग रहा है कि आज पता चला है फर्स्ट क्लास है। अच्छा, मैंने यही देखा था ओरिएंटेशन में माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, मैंने फ़र्स्ट क्लास में देखा, मतलब बच्चे नहीं हैं तो ये आ जाएं सारे के सारे। अच्छा जी, तो भाई जो फर्स्ट क्लास ले चुके हैं उनसे थोड़ी सी माजरत, थोड़ा सा आपका जो
स्टार्टिंग का थोड़ा सा आपका टाइम होगा वो मैं थोड़ा रिवाइज़ करवाऊँगी इन लोगों को, ताकि क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ये आपके आज ही आने हैं। ठीक है जी। तो भाई बेसिकली हमने स्टार्ट किया था अपने इंट्रोडक्शन से, ठीक है, और ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था मेरा जो मैंने यहाँ पे इन लोगों को दे दिया था। मेरा नाम जो है वो ज़ैनब ज़िया है, आप लोगों को पता होगा, और मैं PRC 3 बेसिकली इसको हम कर लेते हैं अब बिज़नेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट PRC 3, यानी इन दो सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगी, और बिज़नेस के कुछ चैप्टर्स में जो है वो मैं आपको डील कर रही हूँगी आप लोगों के साथ। क्वालिफ़िकेशन आप लोग मेरी देख रहे होंगे, मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, 2018 में किया था कराची यूनिवर्सिटी से। मेरी फ़र्स्ट पोजीशन रही थी ग्रेजुएशन मास्टर्स में, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और करंटली मेरा एमफिल जो है इकोनॉमिक्स में वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें तो सी इंडस्ट्री के अंदर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2019 से ही पढ़ा रही हूँ मैं इकोनॉमिक्स CA में, और इसके अलावा मैं कराची यूनिवर्सिटी और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, हमने जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करनी स्टार्ट करी थी क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट के हवाले से कि ये सब्जेक्ट पढ़ा क्यों जा रहा है, ठीक है ना, और आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे पहले स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से मेनली अगर आप देखें तो आप डील एक ही दफ़ा करेंगे CA के अंदर, लेकिन आप इस बात को बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं आगे कैफ के अंदर कहीं ना कहीं अप्लाई ज़रूर हो रहे होंगे। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना आपकी इस सब्जेक्ट की, वो आगे आपके बहुत काम आएगी। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की अगर हम टर्म की बात करें तो इकोनॉमिक्स टर्म एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, और वो ग्रीक वर्ड क्या था, ओइकोनॉमोस। और ओइकोनॉमोस का मतलब क्या था, होम मैनेजमेंट। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स का होम मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है। बेसिकली इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के हवाले से ही बात कर रही होती है, हाउ टू मैनेज वेल्थ। ठीक है ना, वेल्थ को कैसे मैनेज करना है। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम घर की बात करें, हमारे घर में पेरेंट्स जो है वो ये मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं कि भाई हर महीने की एक सोर्स ऑफ इनकम है, उस इनकम को कैसे एक्सपेंसेस में एलोकेट करना है, कौन सी भाई इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स कितने जाएंगे, आपके फूड ग्रॉसरी वगैरह परचेज होगी तो वो कितने की आएगी। ठीक है ना। इस तरह की जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, और फिर बच्चों की ख्वाहिशात। ठीक है भाई, आज मुझे ये चाहिए, इस दफ़ा मुझे शूज़ चाहिए, इस दफ़ा मुझे कपड़े चाहिए। तो लेकिन होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स को ये फेस कर रहे होते हैं कि वो इनकम जो है वो हमेशा आपको फील होती है कि यार कम है एक्सपेंसेस के मुकाबले में। ठीक है ना। अगर ज़्यादा इनकम होती तो ये भी काम कर लेते और ये भी काम कर लेते। तो हर दफ़ा आप जब अपनी इनकम को एलोकेट कर रहे होते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार अभी ज़रूरत की चीज़ क्या है, अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है। और समटाइम हमारे पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि यार ये चीज़ हम नेक्स्ट मंथ आपको दिला देंगे। ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे होते हो, आप जो है एक तरीके से सेक्रीफाइस भी कर रहे होते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है, वो कंस्ट्रेन क्या है, वही इकोनॉमिक का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम कहलाता है, जिसको हम कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हैं भाई, आपके पास लिमिटेड हैं, लेकिन जो इंसानी ख्वाहिशात हैं, इंसानी वांट्स हैं, वो क्या हैं, अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। भाई होता है ना, जिसके पास साइकिल है उसको क्या चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक वाले को गाड़ी चाहिए। ठीक है ना। और जिसके पास छोटी गाड़ी है उसको बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये ख्वाहिशात तो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है ना। हर कोई दूसरे को देख रहा होता है कि यार ये होती तो क्या ही बात होती। ठीक है ना। तो जो इंसान की ख्वाहिशात हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या हैं, आपके पास लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं। तो ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कार्सिटी का। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स फिर इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर रही होती है। ठीक है ना। अच्छा, हमने बात करी कि हमारे घर में पेरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की,
और अगर हम होम को ब्रॉड लेवल पे देखें तो हमारी इकोनॉमी भी तो हमारा घर ही है एक तरीके से, ठीक है ना। तो होम मैनेजमेंट से ही अगर हम थोड़े ब्रॉडर लेवल पर लेकर जाएं चीज़ को, तो हमारे पास आ जाती है स्टेट मैनेजमेंट। और आप देखें कि जो चीज़ घर में हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं वही तो गवर्नमेंट भी कर रही होती है। गवर्नमेंट के पास भी फंड्स क्या हैं, लिमिटेड हैं। गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे यूजेस हैं उस फंड्स के, ठीक है ना। वो उसको एजुकेशन, सोशल सेक्टर्स पे भी लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगाना है, डिफेंस पे भी लगाना है। तो उसके पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पे उसको एलोकेट करना है रिसोर्सेज को। जितना मर्जी चाहे सारे सेक्टर्स पे नहीं लगाया जा सकता, तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि अभी सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को ज़रूरत है, ठीक है ना, कहाँ ज़्यादा लगाना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि इकोनॉमी का जो बजट है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो एजुकेशन पे कितना जा रहा होता है, जस्ट 2% पूरे बजट का। अच्छा, ये वो एलोकेशन है जो कि डिकेड से होती चली आ रही है। 2% से ज़्यादा बहुत स्लाइड ऊपर जाता है। 3% पे तो मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 10-20 सालों में कभी भी 3% को भी टच करा हो। यानी अब आपकी इकोनॉमी के जो टोटल बजट है उसका जस्ट 2% जो है वो एजुकेशन पे लगता है, ठीक है ना। बाकी फिर बाकी सेक्टर्स पे लग रहा होता है। तो आप देखें कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना। यानी अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते तो हम क्या करते, एजुकेशन पे भी ज़्यादा लगाते, हेल्थ पे भी ज़्यादा लगाते, डिफेंस पे भी ज़्यादा लगाते। लेकिन हम जितना मर्जी चाहे स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक कंस्ट्रेन है। तो ये कंस्ट्रेन इंडिविजुअल लेवल पे एक इंडिविजुअल भी फेस कर रहा है, इकोनॉमी लेवल पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी फेस कर रही है, हर कोई फेस कर रहा है ये कंस्ट्रेन। अब बात ये है कि इकोनॉमिक्स इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना सिखाती है कि भाई अब ये प्रॉब्लम तो है, ठीक है, अब करना क्या है ना इस प्रॉब्लम को, इसके साथ इसका उसको सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको सिखाती है डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाती है कि भाई अब ये तो प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब आपको चाहिए कि इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है ना। जिसे कहते हैं ना कि भाई इस चीज़ का ये सबसे बेस्ट यूज़ है, ठीक है ना, तो आप सबसे बेस्ट यूज़ करें। अच्छा, अब ये बेस्ट यूज़ आपको कैसे पता चलेगा, ये बेस्ट यूज़, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। एक तो ये कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, उस डिसीजन की कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दी कि आप क्लास लेने आए, आप अपना टाइम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो क्लास लेने में लगा रहे हो। इस रिसोर्स को, इस टाइम को आप कहीं और भी लगा सकते थे, ठीक है ना। आप जॉब कर सकते थे, आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते थे, आप सो सकते थे। ये आई थिंक ये तो सबसे बेस्ट यूज़ है, सो सकते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके पास बहुत सारे यूजेस थे, लेकिन आपने डिसाइड करा कि नहीं, हमने क्या करना है, इस टाइम पे क्लास लेनी है, क्योंकि आपने अपने माइंड में क्या किया, कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करा, कंपेयर करा कि मेरे पास जितने भी ऑल्टरनेट्स हैं इस टाइम के, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका है, ठीक है ना। लेकिन सम टाइम हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही तरीके से कर सकें। ये तो एक टाइम की एलोकेशन थी ना, रिसोर्स की एलोकेशन के टाइम पे आपको कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं ये डिसाइड करना चाह रही हूँ कि मुझे इस टाइम पे कोई डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेंशन की तरफ जा रही हूँ, मुझे इस टाइम पे एक्सपेंशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस तरह के दर्जनों डिसीजन होते हैं जो आप ले रहे होते हो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स आपको ना इकोनॉमी के बारे में सिखाती है, ठीक है ना। जब आप इकोनॉमी के बारे में सीखते हो तो आपको पता चलता है किस टाइम क्या डिसीजन लेना बेस्ट है, ठीक है ना। यानी इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना। कब डिमांड बढ़ रही होती है, कब डिमांड कम हो रही होती है। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लगाती है तो उसका इकोनॉमी के एजेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस सेक्टर पे, एक कंज्यूमर पे, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक कोई पॉलिसी लगाता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपको ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, बहुत बेहतर, ठीक है ना। अभी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेने को दिया जाए तो आप नहीं डिसीजन ले सकते क्योंकि आपको इतनी नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे तो आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में एक बहुत अच्छी जो है वो नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। मैंने मिसाल दी थी कि सीए के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई सीए के अंदर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं।
तो सीए, जब आप सीए बनकर इंशाल्लाह निकलोगे तो आगे आपके पास पता है आप जॉब भी कर रहे होते हो, बहुत तरह की जॉब्स होती हैं। एक लेवल आता है जब आप सीएफओ लेवल पर जाते हो, ठीक है ना। जब आप सीएफओ लेवल पर जा रहे होते हो तो किसी भी कंपनी का, किसी भी जगह का जो सीएफओ है उसका आपको पता है कि डिसीशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यानी उसकी एक छोटी सी आप कह लो कि जब किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्रेंस या कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें भाई सीएफओ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सीएफओ के हर वर्ड जो है ना वो बड़ा काम का होता है कि भाई इसका जो फैसला है ये बड़ा काम का होगा ये। तो बेसिकली सीएफओ क्या कर रहा होता है, सीएफओ को सिर्फ अकाउंटिंग नहीं आती, सिर्फ उसको ये नहीं आता कि भाई जमा वो कैसे करनी है, ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन या काउंटिंग डेबिट क्रेडिट करना नहीं आता उसको, खाली सीएफओ को डिसीजन मेकिंग करनी आती है। सीएफओ को पता है किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, सीएफओ को पता है कि भाई ये कंस्ट्रेन है, ये हमारी कंपनी के गोल्स हैं, तो इस कंस्ट्रेन में रहते हुए अपने गोल्स तक कैसे पहुंचना है, ठीक है, वो ये डिसीजन ले रहा होता है। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर एक बड़े इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़कर आपको मिलता है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि भाई देखो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो क्या है, सब्जेक्ट को क्लियर करना। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का यही ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मेरा ये होता है कि स्टूडेंट सिर्फ इस सब्जेक्ट को क्लियर करके ना निकलें, यानी सिर्फ उनको ये ना बताया जाए कि भाई ये ना बस इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसका ऐसे आंसर करना है, ये करना है। मेरी ये कोशिश होती है कि हमारे पास जितना भी टाइम हो हम उसमें इतनी इकोनॉमिक्स सीख लें कि जब आप किसी के साथ बैठें तो पता चले कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ के आए, इसको नॉलेज है, ठीक है ना। तो नॉलेज भी आपको एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट की मिलेगी इंशाल्लाह। जब आपकी आखिरी क्लास होगी तो आप देखेंगे कि कितनी वैल्यू एडिशन हुई है, ठीक है ना, यानी आप वाकई में एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, आपको कितनी नई चीज़ें पता चली हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल मेरा रहता है कि स्टूडेंट जब पढ़ के निकलें तो उनको एक बहुत अच्छी नॉलेज हो रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये छोटी सी हमने जो है ना इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ लिया था कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो इस लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट करना आपको सिखाती है। अच्छा, अब सिलेबस पे आ जाते हैं। अब जो सिलेबस की हम बात करते हैं, सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आईकेप ने आपके पास डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को ऐड करा है। जब हम स्टार्ट करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये आपका इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो इसका स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और जब हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं तो हमारे पास 3 इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन हमारे कोर्स में ऐड की गई है। हालांकि इकोनॉमिस्ट तो बहुत सारे हैं, आप उनको काउंट करना भी मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन ये 3 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन इस वजह से ऐड की गई है कि ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स की मीनिंग चेंज कर दी थी पूरी की पूरी, ठीक है ना। इस वजह से इनकी डेफिनेशन को जो है वो कोर्स में इनको शामिल किया गया है। सबसे पहले जिनकी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो कौन है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को हम फादर एंड फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इनकी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत थ्योरीज़ दी, बहुत कंट्रीब्यूशन है इनकी। दूसरी चीज़ ये है कि इनसे पहले आप यूँ समझ लें कि इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मिली हुई थी, यानी इकोनॉमिक सब्जेक्ट एग्जिस्ट तो हमेशा से करता था, लेकिन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे ये एडम स्मिथ ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1776 में जिसका नाम था, आप नाम पढ़े तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि इस बुक में ये क्या बात कर रहे होंगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी एक इंक्वायरी है जिसमें वो ये देख रहे हैं कि अगर किसी नेशन को वेल्दी बनना है, उसको क्या करना है, उसको डेवलप्ड होना है, ग्रो करना है, तो उसके क्या कॉजेज होंगे, ठीक है ना, क्या वेल्दी नेशन बनने के पीछे उसकी क्या नेचर होती है, क्या कॉजेज होते हैं। इस पे एडम स्मिथ ने क्या करी थी, अपनी बुक में बात करी थी। और ये बुक जो है वो पॉपुलरली इसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जो है वो हम कहते हैं इसको। और इसमें स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी वो बड़ी सिंपल सी थी देखने में। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड वेल्थ।
इकोनॉमिक्स जो है ना वो क्या है, बस वेल्थ की स्टडी का नाम है, ठीक है ना। अच्छा, ये डेफिनेशन जो है ये पढ़ के हमें क्या समझ में आता है, देखिए उस टाइम पर जिस टाइम पे एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन दी थी, उस टाइम पे ब्रिटेन वगैरह में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह बहुत होना शुरू हो गई थी, नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे थे। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि भाई अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, अपनी इकोनॉमी को वेल्दियर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, किसकी, वेल्थ की। अब सवाल ये आता है कि वेल्थ की प्रोडक्शन, क्योंकि वेल्थ से तो हमारा क्या मतलब होता है, जनरली हम दौलत ले रहे होते हैं, वेल्थ से पैसा ले रहे होते हैं, मनी, ठीक है ना। लेकिन हमने लास्ट क्लास में इस बात को डिस्कस किया था कि वेल्थ किसे कहा है, इन्होंने यहाँ पे गुड्स को कहा है, और स्पेसिफिकली जो एडम स्मिथ ने वेल्थ की डेफिनेशन दी थी, उन्होंने टेंजिबल गुड्स को रेफर किया था। यहाँ पे टेंजिबल गुड्स से मुराद क्या होती है, कोई बताएगा टेंजिबल इंटेंजिबल का डिफरेंस? कैन बी सीन, कैन बी टच, ठीक है ना। टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनको जैसे उन्होंने कहा फिजिकल उसकी कोई अपीयरेंस है, उसको आप देख सकते हो, उसको आप छू सकते हो, उसको हम टेंजिबल गुड्स कहते हैं। और इनटेंजिबल गुड्स में क्या आ जाता है भाई, आपका सर्विसेज आ जाती हैं। तो एडम स्मिथ ने जो गुड्स की डेफिनेशन, वेल्थ की डेफिनेशन दी थी, उसमें उन्होंने कौन से गुड्स लिए थे, टेंजिबल गुड्स लिए थे। और उन्होंने कहा था कि भाई यानी इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि अगर किसी नेशन को ग्रो करना है, डेवलपमेंट उस चाहिए, उसको वेल्दियर बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने गुड्स की सप्लाई, अपने गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं इसकी डेफिनेशन को आपको प्रॉपर लिख कर दे देती हूँ ताकि आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे थोड़ा सा आज डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, जब एडम स्मिथ की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, हम कहते हैं ये तो बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, इसमें मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो बेसिकली एडम स्मिथ ने इसको इलेबोरेट ऐसे करा था कि उन्होंने कहा था कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो 4 पिलर पे बेस करती है, ठीक है ना। और ये 4 पिलर्स क्या हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी आपको सारे पिलर्स में क्या दिखेगा, वेल्थ दिखेगा। यानी वो कहते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी को, मतलब जितने भी मसले मसाइल हैं ना, उन सब का हल क्या है, वेल्थ है। आप वेल्थ पे फोकस करें, आपकी इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम, पॉवर्टी, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी, आपकी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी। तो आपको ये 4 पिलर्स पे फोकस करना है। ये पिलर्स कौन से हैं, नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, नंबर 3 आ जाता है भाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एंड नंबर 4 आपके पास आ जाता है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। देखिए इनकी ये छोटी सी डेफिनेशन को अगर हम प्रॉपर एक्सप्लेन करने जाए ना तो हमारी शायद 2 क्लासेस लग जाएं, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो व्यू था वो इतना नैरो व्यू नहीं था, इन्होंने बहुत उसके पीछे बहुत पूरा बैकग्राउंड है। लेकिन ऑब्वियसली हम इतना टाइम तो नहीं लगाएंगे इनकी डेफिनेशन पे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। देखिए सबसे पहली बात ये कि इन्होंने, इनका एक व्यू था, एक बड़ा डिफरेंस था, और ये कहा करते थे कि भाई आपकी इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, बल्क में प्रोडक्शन करनी चाहिए। ये बल्क में प्रोडक्शन का मतलब समझ में आता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है ना, बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी चाहिए। अगर क्या चाहिए, अगर आपको वेल्दियर बनना है तो पहला स्टेप क्या है, प्रोडक्शन करें गुड्स की, ठीक है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करें। अब बात ये आती है कि प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड भी तो होनी चाहिए, लेकिन क्लासिकल जो व्यू था
ठीक है। यानी क्लासिकल व्यू शायद न्यू स्टूडेंट्स को समझ में ना आए। हमारे पास इकोनॉमिक्स में कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आपका क्या नाम था? सॉरी मैं भूल गई। अदनान, हन्नान। हन्नान, ज़रा स्कूल ऑफ थॉट समझाइएगा, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? थॉट्स तो बहुत सारे हैं, हमने 2-3 के बारे में डिस्कशन करी थी अपनी। बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब बता दें इनको, क्या होता है? ठीक है, सोचने के डिफरेंट नज़रियात होते हैं ना, डिफरेंट, हर किसी का सोचने का एक मुख्तलिफ तरीका कार होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं, जिनमें ये होता ये है कि हर किसी का इकोनॉमी को देखने का तरीका, ठीक है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है उसका तरीका हर किसी की नज़र में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। जैसे एक बात कही जाती है कि अगर आप 2 इकोनॉमिस्ट या 3 इकोनॉमिस्ट को एक जगह पे बिठा दें तो कभी भी कोई एक कंक्लूजन पे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हर कोई अपनी बात करेगा, हर किसी का अपना नज़रिया होगा, तो कभी भी एक कंक्लूजन पे नहीं बात आ पाएगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में आपके पास बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आपने एक बात शायद देखी हो कि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो एडम स्मिथ थे, ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। तो बेसिकली क्लासिकल स्कूल क्या है? ये स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है ना। 1776 से 1936 तक, जब तक एक दूसरे इकोनॉमिस्ट आए थे, बीच में बहुत इकोनॉमिस्ट आए लेकिन वो काइंड ऑफ इनके फॉलोअर्स ही कहलाए। और मैंने बताया था कि 1936 में एक इकोनॉमिस्ट आए थे जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, केन्स, जॉन मैनार्ड केन्स। उन्होंने कहा था भाई मुझसे पहले जितनी भी इकोनॉमिक्स थी ना, वो क्या थी? क्लासिकल, ठीक है, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी। तो ये क्लासिकल नाम किसने दिया था? ये जो बाद में आने वाले भाई थे ना, इन्होंने कहा था ये मुझसे पहले के सारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इस दौरान एक अच्छा खासा टाइम पीरियड रहा, तो इस दौरान क्या सारे वो लोग आए जिनके सोच आपस में बहुत मिलती थी? तो ऐसा नहीं था, उनकी भी सोच में डिफरेंसेस थे। तो हमने क्या किया, उसमें भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं, लेकिन उसको हमने मेनली क्लासिकल ही कहा। यानी किसी को प्योर क्लासिकल, कोई आए जिनको हमने कहा न्यो क्लासिकल, किसी को हमने कहा न्यू क्लासिकल। ठीक है ना। तो क्लासिकल के अंदर भी फर्दर डिफरेंट व्यूज़ हैं। ठीक है ना। लेकिन जो प्योर क्लासिकल व्यू है उसको कौन लीड कर रहे हैं? आपके एडम स्मिथ लीड कर रहे हैं। तो क्लासिकल व्यू में से एक व्यू ये था कि आप बल्क में प्रोड्यूस करें, क्योंकि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। शायद आपको पढ़ के थोड़ा सा वो लगे कि ये क्या बात हुई। ये क्लासिकल व्यू था। हाँ, इनविजिबल है। क्या इनविजिबल है? मतलब वो बोलते थे कि इनविजिबल हैंड काम करता है। हाँ, वो तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इनविजिबल हैंड वाली जो बात है कि मार्केट फोर्सेस की जो उन्होंने बात करी थी। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसके पीछे क्या लोग कह रहे हैं? भाई आप सप्लाई करें, डिमांड क्या होगी? खुद क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होगा? तो इन्होंने बोला था कि भाई असल में होता ये है कि जब भी कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है ना। एक सिंपल सी एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी गुड बना रहे हैं, गुड ए लेट्स से पेन बना रहे हैं। ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किन की ज़रूरत पड़ती है? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 वो फैक्टर्स हैं। यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होंगी? ये 4 चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है ना। हमने मिसाल ली कि भाई एसटीटी सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है ना। तो एसटीटी को भी ये 4 चीज़ें हुई तो ये एसटीटी एक इंस्टीट्यूट बना और ये आप जो है ना वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको। सबसे पहले जगह, ठीक है, दूसरी चीज़ लेबर, चाहे वो आपका स्किल्ड हो अनस्किल्ड वर्कर हो, कोई सा भी। ठीक है ना। कैपिटल, कैपिटल में क्या आ जाता है? अभी हम डेफिनेशन आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। कैपिटल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान की अपनी बनाई हुई हैं। परेशान नहीं होना, अभी जो डेफिनेशन में लिखवा नहीं रही हूँ ना, वो आगे कॉन्सेप्ट आने हैं डिटेल में। ठीक है ना। तो जिनके खाली मैं अभी वर्ड्स टर्म्स लिखवा रही हूँ, उनकी टर्म्स ही अभी सुन लो, आगे डेफिनेशन बहुत डिटेल में आएंगी।
तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की ही बनाई हुई हैं और इंसान उनको यूज़ करता है दूसरी चीज़ों को बनाने में। मिसाल क्या हुई इसकी, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप इंसान का बनाया हुआ है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है, इंसान ने बनाया है। और मैं इस लैपटॉप से अभी क्या कर रही हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है ना। यानी ये मैन मेड रिसोर्स है यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ये कैपिटल की डेफिनेशन है। तो आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और फिर इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर कौन रहा है, ये डिसीजन कौन ले रहा है कि भाई मुझे फला बिजनेस करना है, फला काम करना है। एंटरप्रेन्योर, जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई एक बंदा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सर तारिक तुनियो एसटीटी के जो है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हमने जो है ये इंस्टीट्यूट जो है वो खोलना है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होते हैं। अब इसका इस बात से क्या ताल्लुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। जब आपने पेन बनाया तो आपने लैंड यूज़ करी, कैपिटल यूज़ किया, ठीक है ना, आपने लेबर यूज़ करे, फिर आपका अपना भी जाहिर है, आप जो डिसाइड कर रहे हो कि भाई मैं पेन बनाऊंगा, ठीक है, तो आपका अपना भी प्रॉफिट है। तो बेसिकली जब आपने लैंड यूज़ करी तो हम कहते हैं कि लैंड का एक रिवॉर्ड होता है, रेंट, ठीक है। अब ये जगह रेंट पे ली हुई है तो आप लैंड ओनर को रेंट दोगे, ठीक है ना। अब लेट्स से आपने रेंट दिया उसको, अब मैं जो है वो एक बहुत, क्योंकि मिनिमम अमाउंट से इस बात को समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपये रेंट में दे दिया, क्योंकि आप एक पेन के पर यूनिट के हवाले से देख रहे हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने वेजेस दी, अपनी मर्जी से जो वैल्यू लेना चाहते हो, लेकिन पेन को 1000 रुपये का नहीं बनाना हमने ना, तो हम स्मॉल वैल्यूज़ ही ले रहे हैं। तो 20 रुपये आपने वेजेस के तौर पे दे दिया लेबर को एक पेन बनाने के लिए। फिर आपने कैपिटल का रिवॉर्ड क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट। ये कैसे है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात करेंगे। इंटरेस्ट आपने 10 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। अच्छा, ये तो जिसने पेन बनाया उसके लिए ये क्या है, ये तीनों चीज़ें एक्सपेंस है। तो वो बोलेगा कि यार मैं 50 रुपये का तो नहीं बेचूंगा पेन को, अपना भी तो प्रॉफिट रखूंगा। तो उसने बोला कि भाई मैं लेट्स से है ना 20 रुपये का अपना प्रॉफिट रखता हूँ। तो ये पेन कितने, इसकी वैल्यू क्या बनी इस पेन की, 70 रुपये का एक पेन बना, एक चीज़ प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में। इस 70 रुपये की वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो जनरेट हुई है, इसने इनकम कितनी क्रिएट करी पूरी इकोनॉमी में। सिर्फ एंटरप्रेन्योर इंसान नहीं है, लेबर भी इंसान ही है, ठीक है। जो पेन बना रहे थे, जिस लैंड ओनर को रेंट मिला वो भी इंसान ही था। तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर की इनकम नहीं है, पूरी इकोनॉमी में इनकम कितनी जनरेट हुई इस एक पेन को बनाने में, 70 ही रुपीज़ की, 70 रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई ना। बात आ रही है समझ में भाई। आपको पेन बना, आप पेन बनाने वाले थे, आपके लिए तो एक्सपेंस है वो 50 रुपये का, उनके लिए तो क्या है वो इनकम है ना। लेबर क्या बोलेगा, मुझे 20 रुपये मेरा खर्चा हो गया, मुझे 20 रुपये की इनकम मिली है ना, मुझे वेजेस मिली हैं। जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है बोल रहे मुझे 10 रुपये की इनकम जनरेट हुई है, जिसको रेंट मिल रहा है बोले मुझे 20 रुपये की इनकम आई है, ठीक है ना, मेरे लिए। तो पूरी इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से बात करें तो पूरी इकोनॉमी में इनकम कितनी जनरेट हुई, 70 ही रुपीज़ की। तो आपने एक बात नोट करी कि जब कोई प्रोडक्शन होती है, कोई वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जनरेट होती है, उसके नतीजे में इनकम भी कितनी जनरेट होती है, उतनी ही इनकम। और जब इनकम क्रिएट होती है, जब आपके पास पैसा आता है तो आप उस पैसे को क्या करते हो, खर्च करते हो। तो बेसिकली जब इनकम होगी तो क्या होगी, इनकम होगी तो क्या होगी, एक्सपेंडिचर्स होंगे, डिमांड होगी। तो एडम स्मिथ ने कहा था सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर देगी। कैसे, ऐसे उन्होंने कहा कि जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है, अगर कोई नोट करना चाह रहे तो कर ले, जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है उसके नतीजे में क्या होता है, इनकम क्रिएट होती है। और जब इनकम क्रिएट होती है तो फिर वो इनकम क्या होती है, स्पेंड होती है। तो खुद ब खुद डिमांड क्रिएट हो जाएगी। ये उनका एक व्यू था कि आप जस्ट क्या करें, सप्लाई करें, प्रोडक्शन पे ध्यान दें, डिमांड खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, बस सर के ऊपर से गुजर रहा है, पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। क्लास के एंड पे फिर बात करेंगे, 10 मिनट इस पे लगाएंगे कि क्या समझ में आया, ठीक है ना। तो अभी माइंड में डालें,
फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या माइंड में गया और क्या बाहर निकल गया। हाँ जी, ठीक है। ये जो कुछ पॉइंट अगर कोई नोट नहीं कर पा रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैं आज आप लोगों को इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, जो नोट कर रहे होते हैं ना इसको भी सेंड कर दूंगी, तो आप जो स्टूडेंट घर जाके रिलैक्स होकर फेयर करना चाहते हैं तो वो फेयर कर लें आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। तो बेसिकली आप ये देखें, मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि जो एडम स्मिथ ने बात करी ना, अगर आपको वेल्थियर बनना है तो वेल्थ पे फोकस करना होगा, तो इससे उनकी मुराद क्या थी? तो उनकी मुराद ये थी कि जब बेसिकली आप प्रोडक्शन करोगे, गुड्स बनाओगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा? जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो एक्सचेंज होता है उसका आपस में, ठीक है ना। फिर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन से उनकी क्या मुराद है? वही मुराद है कि जिन फैक्टर्स को आपने यूज़ करा उनके पास क्या आएगी? इनकम आएगी, इनका काइंड ऑफ रेंट, आपकी वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये इनकम जनरेट होगी। और फिर जब इनकम जनरेट होगी तो फिर उस इनकम से क्या होगी? कंजम्पशन होगी। तो अच्छा, ये साइकिल ऐसे ही चल रहा है, यानी अब कंजम्पशन से अगर बात स्टार्ट करें तो भी ये चीज़ ऐसी ही जाएगी। कंजम्पशन होगी तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो कंजम्पशन होगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो 4 पिलर्स हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, आप सोचें कि अगर किसी जगह कोई फैक्ट्री बंद होती है तो उसकी वजह से ये चारों चीज़ें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। प्रोडक्शन कम हुई, एक्सचेंज भी कम हो जाएगी, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। फैक्ट्री बंद होती है तो क्या होता है? लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं ना, बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। उनकी इनकम कम हो जाएगी, उनकी इनकम कम होगी तो जितनी चीज़ें वो पहले डिमांड कर रहे थे उतनी डिमांड अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकम नहीं है। तो आप ये देखिए, प्रोडक्शन कम हुई, एक्सचेंज कम हुई, डिस्ट्रीब्यूशन कम हुई, कंजम्पशन कम हुई, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है? प्रोडक्शन और इन सारे पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये पिलर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ये एडम स्मिथ का अपना एक व्यू था कि भाई आपने वेल्थ पे फोकस करना है, आपकी इकोनॉमी वेल्थियर बनेगी, ठीक है, ग्रो करेगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज़ किया गया, इस डेफिनेशन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, और इसके पीछे एक रीज़न ये थी कि उन्होंने कहा कि यार आपने वेलफेयर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी, आपने तो सिर्फ वेल्थ की बात करी। यानी एडम स्मिथ ने एक ऐसे इंसान का व्यू दिया हमें। मैं बता रही हूँ ना कि बुक में उन्होंने सिर्फ ये बात तो नहीं लिखी होगी ना, बुक लिखी थी उन्होंने तो उसमें तो बहुत पॉइंट्स थे, हम सारे पॉइंट्स को नहीं कवर कर सकते क्योंकि वो बुक पढ़ने लगे तो ये बुक कौन पढ़ेगा जो आईकैप ने दी है हमें, ठीक है ना। तो उसने, एडम स्मिथ ने एक ऐसे इंसान का हमें व्यू दिया था जो सेल्फिश है, जो किसके बारे में सोचता है? अपने बारे में सोचता है। मैंने अपनी नीड्स कैसे पूरी करनी है, मैंने अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी करनी है, मैंने वेल्थ कैसे जो है ना वो जनरेट करनी है, वो अपने बारे में सोचता है। और एडम स्मिथ कहते थे जब हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेगा तो पूरी इकोनॉमी का सेल्फ इंटरेस्ट खुद ब खुद मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो कि अगर आप सोचें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो आप ये नहीं देखोगे उससे किसी और का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई कोई ऐसे कोई ड्रग्स बना रहा है, कोई वेपन्स बना रहा है, वो तो उसका तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, आगे वाले का नुकसान है ना। भाई जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कब्जा कर रहा है, वो इकोनॉमिक वॉर हो रही है, वो भी तो वेल्थ को ही जहन में रखते हुए हो रही है, अपना ही फ़ायदा, दूसरे का तो नुकसान हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जब हर कोई अपना फ़ायदा देखेगा तो पूरी इकोनॉमी का फ़ायदा और पूरी इकोनॉमी की वेलफेयर बढ़ जाएगी, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो जो एडम स्मिथ का व्यू था ना, वो सेल्फिश इंसान का व्यू था कि आप सेल्फ इंटरेस्ट अपने बारे में सोचें, ठीक है। हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो पूरी इकोनॉमी की वेलफेयर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। लेकिन उनको इस व्यू पे क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद एडम स्मिथ का व्यू कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ। उसके बाद आपके पास एक भाई आए जिनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पढ़िएगा ज़रा, आपको एक बात समझ में आएगी। ये आए थे, बेसिकली आए तो ये बहुत पहले के होंगे। इन्होंने अपनी बुक लिखी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। ये किस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं? क्लासिकली, लेकिन इनके नाम के साथ क्या ऐड करा है? न्यू अलग है, न्यू भी एग्जिस्ट करते हैं, न्यू क्लासिकल वो अलग है, ये न्यू क्लासिकल है, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी ये वही ट्रेडिशनल थॉट्स ही है, क्योंकि केन्स ने कहा था मुझसे पहले सारे क्लासिकल, ठीक है ना। लेकिन इनके व्यूज़ भी एडम स्मिथ से क्या हैं? डिफरेंट हैं।
तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा रीड करें, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी वरना, तो मुझे भी टाइम मिल जाए। थोड़ा सा रीड करें इसको, और जो भी टूटा फूटा समझ में आ रहा है बताइएगा। आयशा, फैज़ान साथ हैं भाई हमारे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मार्शल की डेफिनेशन तो हमें रिदा समझाएंगी। हन्नान कुछ बोलना चाहते हैं? सही है, तो ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने डेफिनेशन में एक एडिशन लेकर आए कि इन्होंने वेल्थ के साथ वेलफेयर की भी बात करी, जो कि हमें एडम स्मिथ की डेफिनेशन में बज़ाहिर कहीं नहीं दिख रही थी। ठीक है ना, इन्होंने बज़ाहिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर वेलफेयर को डिस्कस नहीं किया था। वो अलग बात है, उन्होंने उसको कहा कि भाई बैकग्राउंड में है, यानी वेलफेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो वेल्थ से ही कनेक्टेड है। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने वेलफेयर को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन में कहीं वेलफेयर के बारे में बात नहीं करी थी। तो जब आप डेफिनेशन में बात नहीं करें इसका मतलब आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो ना, इम्पोर्टेंस आप वेल्थ को ही दे रहे हो। ठीक है जी। और भाई, और उन्होंने किस चीज़ को एक इम्पोर्टेंस दी थी? क्या बात है, ओहो, रिदा की आवाज़ आई। रिदा ने एक बात बोली, आप लोगों ने सुनी? रिदा ने बोला वेल्थ को वेल बीइंग के लिए कैसे यूज़ किया जाए। बेसिकली एडम स्मिथ की डेफिनेशन में सिर्फ ये बात थी कि हाउ टू अटेन वेल्थ। मेन बात क्या थी भाई, वेल्थ कैसे हासिल करनी है क्या। तो मार्शल ने पहली बात ये बोली कि हम वेल्थ के बारे में इसलिए नहीं पढ़ते कि वेल्थ को वेल्थ के लिए नहीं पढ़ते। अगर आप समझ रहे हो इस बात को, हम वेल्थ को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाउ टू यूज़ दैट वेल्थ, वेल्थ को यूज़ कैसे करना है। यानी वेल्थ के तो बहुत सारे यूसेज हैं ना, हम वेल्थ को कैसे यूज़ करें कि उससे हमारी क्या हो सके, हमारी वेल बीइंग, हमारा फ़ायदा हो सके, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ सके। तो हमें वेल्थ का यूज़ देखना है, जो रिदा ने बात करी ना, हाउ टू यूज़ वेल्थ। ठीक है, कि जिससे ऐसी यानी ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि रिलेटेड टू वेल्थ नहीं हो, लेकिन वो हमें क्या बता रही हूँ, हाउ टू प्रोमोट वेलफेयर, वेलफेयर को कैसे प्रोमोट किया जा सकता है, कैसे वेल्थ यूज़ करें कि इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़े, लोगों की वेल बीइंग बढ़े। तो हमने मार्शल की डेफिनेशन में पढ़ना है यूज़ ऑफ वेल्थ। ठीक है ना, मेनली यूज़ ऑफ वेल्थ की बात करें। अच्छा, एक और बात है जो आप लोगों ने मिस कर दी है, मार्शल ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है भाई। पहली लाइन ही नहीं पढ़ रहा है कोई भी। ये क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेल्थ, ऐसा कुछ बोला है इन्होंने। इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड। इन्होंने कहा, इन्होंने इंसान को अहमियत दी है। इन्होंने कहा ये इंसान की स्टडी है, इसमें हम मैन काइंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन्होंने जो नंबर 1 इंपॉर्टेंस दी है वो इंसान को दी है। ठीक है, कि हम मैन काइंड के बारे में पढ़ेंगे इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में कैसे वो डिसीजन ले रहा होता है। ठीक है ना, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे इंसान कैसे डिसीजन लेता है, और हम ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो सोसाइटी के अंदर रहता है, जो सोशल है, सोसाइटी के अंदर रहता है, जो सेल्फिश नहीं है। अनलाइक एडम स्मिथ इकोनॉमिक मैन, जो सिर्फ किसके बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये वो इंसान है जो वेलफेयर के बारे में सोच रहा है। ठीक है ना, जो मार्शल के अकॉर्डिंग ये हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो सोसाइटी के अंदर रह रहा है और उसके जो एक्शंस हैं वो एक्शंस हैं जो माशरे पे असरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, ये सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा। तो इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट
एंड यूज़ ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। परेशान होने की बात कोई नहीं है, मटेरियल रिक्विजिट्स का मतलब वही है मटेरियल गुड्स, टेंजिबल गुड्स जो मैंने आपको बताए थे। बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल ये कह रहे हैं कि इस इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़े होते हैं, यानी ये वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि इंसान जो है वो कर रहा होता है, किस तरीके से वो मटेरियल गुड्स हासिल करता है अपनी वेलबींग बढ़ाने के लिए। जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी कोई वेलबींग बढ़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वॉच पहनी हुई है, क्यों पहनी हुई है? इनको कोई फ़ायदा मिल रहा है ना, इससे कोई वेलबींग एसोसिएट कर रही है इस वॉच को पहनने से। तो हम जब भी कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उससे हमारी वेलबींग एसोसिएटेड होती है, ठीक है ना। तो हम इंसान कैसे चीज़ों को हासिल करते हैं और उनको यूज़ करते हैं अपनी वेलबींग बढ़ाने के लिए, वेलफेयर बढ़ाने के लिए, ये इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। मेनली मार्शल और एडम स्मिथ की डेफिनेशन का डिफरेंस क्या है? जो एडम स्मिथ थे उन्होंने जस्ट वेल्थ पे फोकस करा था, मार्शल ने ये फोकस वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट करा था। उन्होंने कहा था कि भाई वेल्थ हम इस वजह से जस्ट पढ़ रहे हैं कि प्रोमोट कैसे करनी है वेलफेयर या वेलबींग, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि वेलफेयर प्रोमोट नहीं कर रही होती, ठीक है ना। ऐसी भी तो एक्टिविटीज़ हैं जिससे वेलफेयर प्रोमोट नहीं हो रही, वेल्थ तो जनरेट हो रही है। तो हमने वेलफेयर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में कहती हूँ कि उन लोगों के लिए है जो कि अपनी सराउंडिंग को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो अपनी सराउंडिंग से सेटिस्फाई नहीं है कि यार ये चीज़ बेहतर नहीं है, इसको बेहतर बनाना है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है। तो आप वेल्थ को यूज़ करो वेलफेयर प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये मेन इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। आप देख रहे हैं कि कैसा एक बैकग्राउंड में वेल्थ तो अभी भी है, वेल्थ के बगैर कर सकते हो वेलफेयर बढ़ा सकते हो नहीं, लेकिन आप देखें कि फोकस चेंज करने से पूरा का पूरा व्यू चेंज हुआ ना। एक पहले हम एक सेल्फिश बन के सोच रहे थे, अब हम जैसे हमने वेलफेयर के बारे में बात करी हम उस सेल्फिशनेस से निकले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्होंने अपना जस्ट फोकस वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट करा था, और ये वो पहले थे जिन्होंने मैनकाइंड को अपनी डेफिनेशन में जगह दी थी कि हम इंसान के बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और आप आगे देखेंगे कि आप इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर ही पढ़ रहे होते हैं, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, फर्म कैसे बिहेव करती है, आप इंसान के बिहेवियर के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए आपने ये जो लास्ट हमने 1 आवर से भी कम टाइम में ये 2 डेफिनेशन समझी हैं, इससे कोई आपको पूरा मार्शल का व्यू और पूरा एडम स्मिथ का व्यू कभी भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि एडम स्मिथ किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और मार्शल किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ठीक है। वो आपको आइडिया ही करवाना है बस, सही है। और अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो एग्ज़ाम के अंदर ये डेफिनेशंस अभी तक तो नहीं आई हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो इनसे नॉर्मली अभी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, तो बहुत रेयर है कि इसमें से क्वेश्चन हो। क्वेश्चन कैसे निकल सकता है वो आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह से जो है, जैसे आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपना फोकस वेल्थ से वेलफेयर पर शिफ्ट करा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है। अच्छा, थर्ड इकोनॉमिस्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, वो हैं भाई आपके रॉबिन, और रॉबिन जो हैं वो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका जो एरा है वो 1932 के अंदर अपने इन्होंने बेसिकली अपनी बुक लिखी थी। आपको याद है ये वही एरा है जिसमें केन्स भी आए थे बाद में ना, तो इस वजह से ये क्लासिकल नहीं कहला रहे हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के नाम से। और अगर कोई आपसे पूछे कि इकोनॉमिक्स की सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन और सबसे फेमस डेफिनेशन कौन सी है, तो वही रॉबिन की डेफिनेशन कंसिडर की जाती है। आप जब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में एक इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था वही आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। रॉबिन क्या कह रहे हैं भाई? रॉबिन कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, आप ये भी आपको हैरत हो रही होगी कि ये साइंस है, ठीक है ना। ये आप आगे नेचर पे पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस के अंदर क्यों इंक्लूड कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
अच्छा, क्या बिहेवियर देख रहे हैं इंसान का? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड्स का क्या मतलब है? मैंने नीचे लिखा हुआ है, मल्टीपल एंड्स स्टेट्स द एम्पल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? वांट्स। मल्टीपल एंड्स यानी वही अनलिमिटेड वांट्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। स्केर्स मीन्स वही लिमिटेड, मीन्स मतलब रिसोर्सेज। तो अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान वो कैसे बिहेव कर रहा होता है, कैसे डिसीजन ले रहा होता है। और यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है जिसकी वजह से डिसीजन लेना पड़ता है, वो क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस क्या हैं? ऑल्टरनेटिव हैं। यानी किसी भी रिसोर्स का कोई एक यूज़ नहीं है। एक ही यूज़ हो तो डिसाइड ही ना करना पड़े कि भाई ये चीज़ यही लगानी है, डिसीजन कैसा। लेकिन हर रिसोर्स के यूजेस क्या हैं? ऑल्टरनेटिव। भाई लैंड है, पीस ऑफ लैंड, हम बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम, उस पीस ऑफ लैंड को आप कितने पर्पसेस में यूज़ कर सकते हो। आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड बना सकते हो, आप उसको उस पर स्कूल बना सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, स्टेडियम बना सकते हो। मल्टीपल यूजेस हैं उस लैंड के, ठीक है ना। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना उस लैंड को किस यूज़ पे एलोकेट करना है। तो बेसिकली रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसकी वजह से आपको चॉइस बनानी पड़ेगी, आपको प्रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी कि आपको इस रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करना है कि उससे आपको क्या मिल सके? ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ये वो डिसीजन मेकिंग है जो हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल एग्जांपल मैं यहाँ रॉबिन्स की डेफिनेशन के एंड में हमेशा इंक्लूड करती हूँ, जो आपको एक और सोचने का एक वो देती है कि भाई अगर गवर्नमेंट का एक व्यू है कि गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई काम करना है, ठीक है ना, और मैं आपको बोलती हूँ कि आपको फंड्स दिए गए, आपको दिए गए 1 बिलियन दिया गया, भाई आपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई काम करना है। अब मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, खुद ही से ऑप्शंस देती हूँ कि भाई उस फंड के बहुत सारे यूजेस हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अब मैं, क्योंकि मैंने आपका जवाब उसी डायरेक्शन में लेकर आना है, तो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, या आप स्पेसिफिकली फोकस करें लग्जरी कार्स बनाने में और इन सब चीज़ों को बनाने में फोकस करें। आपने वो काम करना है जिससे पूरी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा कुछ स्पेसिफिक क्लास को नहीं होगा खाली, उससे पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो आपने इस डायरेक्शन में सोचना है कि भाई मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इनको ऐसे एलोकेट करूं कि उससे क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा ज़्यादा लोगों का वेलफेयर जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स जो है वो आपको सिखाती है, इसमें आप ये स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपको थोड़ा सा एमसीक्यूज़ दिखा देती हूँ कि आपने क्या एमसीक्यूज़ करके आने हैं, कितने एमसीक्यूज़ आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग की नेक्स्ट क्लास कब है? 2:30, ठीक है। आप लोग किस ग्रुप में हैं अभी? बिकम अ सीए सब हैं उस ग्रुप में? जो जनरल ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें सब हैं, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स की जो बुक है वॉल्यूम 2 जो है आपका बिजनेस एंड इकोनॉमिक इनसाइट का, ये बुक, एमसीक्यूज़ और स्लाइड्स, ये 3 जो है वो जो मटेरियल है ये आपको मैं क्या करूँगी, शेयर कर दूँगी। आपने क्या करना है, अब आपने अपनी एक हैबिट बनानी है कि हर क्लास से पहले आपने रिवाइज़ करके आना है कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है ना। जैसे कि अभी भी हम लास्ट क्लास में अभी एंड में आपसे मैं पूछूंगी कि आपने एडम स्मिथ की डेफिनेशन से क्या सीखा, मार्शल की डेफिनेशन से क्या सीखा। आपने नेक्स्ट क्लास में हमेशा रिवाइज़ करके आना है। शुरू में तो आपको 5 मिनट्स हार्डली लगेंगे क्योंकि डेफिनेशंस में ज़ाहिर है इतना टाइम, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको फील होगा कि कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे ऑब्वियसली, और रिवीजन जो करके आ रहा है वो कामयाब है, और जो रिवाइज़ करके नहीं आ रहा उसको पिक करने में टाइम लगेगा। जिस वक्त मैं बोल रही होंगी वो पहले पुराने कॉन्सेप्ट को उसके जहन में वो चल रहे होंगे कि अच्छा पहले क्या पढ़ा था हमने, तो वो आप पहले ही करके आ जाएं ताकि जो आगे के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएं तो आप इजीली उनको पिक कर सको।
तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो अभी तो बहुत ही थोड़े से एमसीक्यूज हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 से लेकर 9, जस्ट फर्स्ट पेज ये मैं आपसे शेयर कर दूंगी। जस्ट फर्स्ट पेज जो है इन एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करके आना है, और आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप जस्ट गो थ्रू करिएगा, बुक को गो थ्रू करिएगा। आपकी जो बुक है उसके स्टार्टिंग के जो 2 पेजेस हैं वो आपने अच्छे से गो थ्रू करने हैं, और मुझे बताना है कि फर्स्ट पेज में एक मिस्टेक है, वो क्या है, ठीक है। बल्कि फर्स्ट पेज ही है, फर्स्ट पेज में इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने, ठीक है, फर्स्ट पेज में इन्होंने तीनों इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ऐड कर दी है। ठीक है, तो आपको बुक का भी फर्स्ट पेज पढ़ के आएंगे आप अच्छे तरीके से, और फिर आप एमसीक्यूज़ के भी जो फर्स्ट पेज है उसको सॉल्व करके आएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, शुरू में भाई मुझे नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एल्फ्रेड मार्शल की बुक में लिखा हुआ है कि वेल्थ इज द सेंट्रल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने सेंटर की डेफिनेशन, जो सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, वेलफेयर है। वेल्थ सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो एडम स्मिथ की डेफिनेशन में है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी जो है ना वो मिस्टेक है। अच्छा, अभी तो टाइम हो गया है थोड़ा ज़्यादा। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में ये करना कि स्टार्टिंग से कोई एक पेज सर्कुलेट कर देना जिसमें आप लोग अपनी अटेंडेंस दे देना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नाम याद करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के, ठीक है। मुझे बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता आपका क्या नाम था, आपका क्या नाम था। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएँ, ताकि जिसके याद हो जाते हैं फिर वो, अब हन्नान का याद हो गया है, रिदा का मुझे याद है, तो ये फंसेंगे। तो मैं क्या नाम था भाई, महानूर, ठीक है। महानूर भी हमारी प्रीवियस क्लासेस ले चुकी हैं थोड़ी सी, तो इन तीनों के फिर भी मुझे नाम जहन में रहेंगे। बाकियों के, तुम्हारा तो बहुत मुश्किल नाम है, मुझे याद करना पड़ेगा। तो तुम लोग को याद हो गया इसका नाम? अच्छा अच्छा सही है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए शुरू में ही ना एक अटेंडेंस भी हो जाएगी आप लोगों की, मुझे पता भी चल जाएगा कि डेली कौन आ रहा है। अच्छा, तुम लोग का क्या इरादा है, ऑनलाइन क्लास लेने का इरादा है? आओगे ना फिजिकल? भाई जो आज मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे हर क्लास में दिखनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा दूर से आ रहे होंगे, लेकिन आपको जो इन्वायरमेंट यहाँ मिल रहा है वो घर पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको भी आइडिया होगा। तो कोशिश करें कि कैंपस में आके क्लास लें, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और अगर कोई बहुत आपको कोई किसी दिन प्रॉब्लम हो जाती है तो इट्स ओके, आप ऑनलाइन क्लास ले लें। और रिकॉर्डिंग पे आपने सिर्फ इस तरह से जाना है कि मैंने ऑनलाइन तो ले लिया, लेकिन आप एक और दफ़ा कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए हो दोबारा से एक क्विक देख लें, बस ये रिकॉर्डिंग का काम है। रिकॉर्डिंग को आपने इस पर्पज़ के लिए कभी यूज़ ना करें कि मैं क्लास नहीं लेता या नहीं लेती, रिकॉर्डिंग देख लूँगा, इस ऑप्शन पे आपने नहीं जाना, ठीक है ना। ये ऑप्शन सिर्फ आपको फंसाएगा, ठीक है। ये आपको फैसिलिटेट ज़रूर करता है कि किसी बहुत इमरजेंसी के टाइम पे जब आप नहीं ले पा रहे क्लास, तो ये फैसिलिटेशन आपको मिल रही है, लेकिन आपने इस ऑप्शन पे जाना नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आप फिज़िकल आके क्लास लें या ऑनलाइन क्लास लें, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी कि थोड़ा सा मुझे समराइज़ करके बता देंगे कि आपने क्या क्या समझा एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन से। सबसे पहले जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन थी उसे हम कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स जो साइंस ऑफ वेल्थ है, सही है। उन्होंने जो फोकस दिया था वो वेल्थ पे फोकस किया था। उन्होंने वेल्थ पे रहा किसी और चीज़ के बारे में फोकस नहीं किया। और ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी पॉपुलर रही और काफ़ी देर तक चली। बीच में बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए जो इसकी राय से यानी कॉन्फ्लिक्ट करते थे, फिर भी उन्होंने न्यू ही कही थी बात। जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने एफर्ट ने आके ये कहा कि इन्होंने जो फोकस किया वो सिर्फ फोकस उन्होंने किया है वेल्थ पर। उन्होंने वेलफेयर या वेलबींग के बारे में कोई फोकस नहीं किया कि ये जो हम वेल्थ आ रही है यूज़ कर रहे हैं ये किसी अच्छे काम में यूज़ हो रही है, इसको अपने सेल्फिश काम के लिए यूज़ हो रही है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये डेफिनेशन दी तो ओल्ड स्कूल के बाद उन्होंने एक अपना है नहीं एक स्कूल स्टैंड को कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यू स्कूल ऑफ न्यो क्लासिकल, ठीक है, सही है। इकोनॉमिक्स। तो उनके बाद भी और भी साइंटिस्ट आते रहे, और उनके बाद जो ये लेटेस्ट
साइंटिस्ट थे, उनका नाम शायद एफर्ड। अच्छा, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, इट्स ओके, इकोनॉमिस्ट काइंड ऑफ साइंटिस्ट ही हैं वो, ठीक है। वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये कि प्रिडिक्शन वगैरह वहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। तो साइंटिस्ट कहना कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ जी, आप कंटिन्यू रहें। इन्होंने जो कहा था वो जैसे हम मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इन्होंने भी यही बात कही थी, पर इन्होंने कहा था कि जो मॉडर्न हिसाब से जो कहते हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको स्कूल ऑफ थॉट आप नहीं भी मेंशन करते, बस आप डेफिनेशन बता दें। रॉबिन्स की डेफिनेशन में क्या मेन पॉइंट क्या था? मिस इन्होंने जो कहा था वो बाकी जो पिछले दो हैं उनसे सही था। हम्म। एक डिफरेंट बात कही थी कि जो ये होता है वो ऑर्डिनरी जो बिजनेस होता है स्कूल का, यानी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ होता है, इन्होंने इस पर फोकस किया था कि वो जो बिजनेस होता है वो किसी वेल्डिंग के लिए है। अच्छा, वो तो मार्शल के था। रॉबिन्स ने क्या कहा था कि भाई हम इंसान किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ये ह्यूमन बिहेवियर के हम इस एस्पेक्ट को डील करते हैं कि इंसान कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे मैं हमेशा जो है वो बताती हूँ कि गालिब के शेर पे ही एंड करते हैं ना। गालिब का शेर याद है? नहीं याद किसी को? सुनते ही नहीं है। अच्छा, गालिब का एक शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें से ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये स्कार्सिटी प्रॉब्लम को ही तो बता रहे हैं ये शेर। आपको पता चला गालिब भी इकोनॉमिस्ट थे भाई। गालिब ने क्या बोला कि भाई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यानी ख्वाहिशात तो क्या है भाई, अनलिमिटेड है। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन इंसान कभी खुश नहीं होता। तो यार बहुत ख्वाहिशें पूरी हो गई, लेकिन फिर भी यार वो जो नहीं पूरी हो सकी ना ख्वाहिश, वो हो जाती तो क्या ही बात थी, ठीक है। तो इंसान की ख्वाहिशात कभी भी कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। हमेशा उसके दिल में एक अरमान रह ही जाता है कि यार ये चीज़ पूरी नहीं हो सकी, ठीक है। तो ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक्स जिसको डील कर रही होती है। चलिए जी, बहुत अच्छा साथ रहा आप लोगों का, और बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग सब क्लास में आएंगे। क्लास का एक इन्वायरमेंट ही अपना होता है, उसके पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि डेली जो है वो आप लोग कोई क्लास मिस ना करें। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत इंटरलिंक्ड हैं, याद रखिएगा। अगर आपने क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, समझने में। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, स्पेशली जब हम चैप्टर 2 अपना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई मैंने मिस नहीं करनी है क्लास, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो रेगुलर रहें, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको टाइमली करें, आज के काम को कल पे नहीं छोड़ना। हाँ, डेली जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको डेली ही टाइम निकाल के आपने करना है, ताकि बर्डन ना हो आपके ऊपर अचानक से, ठीक है जी। चले जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, 5 मिनट टाइम ब्रेक ले लें। 2:30 पे एंड है ना।